गुड डे टू ऑल ऑफ यू। ये वाला लेक्चर हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर के अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड्स की बात की जा सकती है, कुछ कंपेरिजन्स की बात की जा सकती है, उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी एक पुरानी वीडियो का लिंक डाल दूंगा। यदि उसको वॉच करके आप इसको वॉच करेंगे तो यू विल फील लाइक कि आपको सब कुछ ग्रैब हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि राइस एंड व्हीट ये मैंने लिखा हुआ है। तो मैं देख बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ पे इस लेक्चर के थ्रू कि हमारी कंट्री में कितनी राइस का प्रोडक्शन है, कितने व्हीट का प्रोडक्शन है, कितना फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है, और क्या हम अब सफिशिएंसी को अचीव कर चुके हैं। अब आगे का हमारा क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, क्या हिस्टोरिकली कितना हम मतलब कि प्रोडक्शन किया करते थे, राइट नाउ पर कैपिटा प्रोडक्शन हमारा कितना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है, इन सब चीज़ों की बात यदि की जाती है तो हमें देखना होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, राइस का जो प्रोडक्शन है अराउंड अराउंड इंडिया के अंदर 120 मिलियन टन है। अब देखना, मैं इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पर कैपिटा में कन्वर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, जो काफ़ी बार जनरली कोई बताता नहीं है। तो आपको पता है 120 मिलियन कन्वर्जन के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला हुआ है वो लेक्चर देख सकते हैं। देन यू विल फील कि आपको काफ़ी आसानी से ये सब चीज़ें ग्रैब हो रही हैं। ओके, इंटू 10 की पावर 6 हम मिलियन लिखते हैं और टन में होते हैं 1000 kg। हर कोई अवेयर है इन सब सिंपल चीज़ों से। तो यदि मैं इसको लिख सकता हूँ 120 इंटू 10 की पावर 9 kg, और आप जानते हो कि 10 की पावर जो 9 kg होता है, 10 की पावर 9 ऑटोमेटिकली बिलियन होता है, मैंने पहले आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बिलियन का 100 करोड़। अच्छे से आप देखें तो पूरा निकल के आता है। यदि आप इसको देखते हैं, इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 12,000, 120 इंटू 100 मीन्स 12,000 करोड़ kg। ये आपका पूरा राइस का प्रोडक्शन, एंटायर राइस का प्रोडक्शन इंडिया आपको निकल के आता है। अब मैं पर कैपिटल अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने की बातें करता हूँ कि कितनी पर कैपिटल अवेलेबिलिटी है। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए पॉपुलेशन को 120 करोड़ ले लेता हूँ। हालांकि अभी 140 करोड़ पॉपुलेशन, 140 से भी ज़्यादा है, लास्ट सेंसस में 137 करोड़ थी, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, ताकि आप आसानी से समझ सके, मैं इसे 120 करोड़ लेता हूँ। जब 1200 करोड़ केजी, काफ़ी आसान था, 120 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है। 120 मिलियन टन, एक चीज़ को ध्यान रखना कि यदि कहीं पे मैट्रिक टन लिखा हो तो वो एक मेजरमेंट की यूनिट होती है, मैट्रिक टन। ठीक है, मैट्रिक टन का मतलब वही होता है, इट्स नॉट मैट्रिक, दिस इज फॉर मिलियन। ओके, अब यदि कहीं पे मैट्रिक टन लिखा हुआ है एक्चुअली में, तो मैट्रिक टन का मतलब सिंपल है, वो टन ही है। टन को मेजरमेंट के लिए हम मैट्रिक ले लेते हैं। ये यूएससी का एक मतलब कैलकुलेटिंग का वे है, ये मेजरमेंट का एक वे है। तो मैट्रिक टन मतलब टन होता है, तो हमें उससे अभी ज़्यादा कंसर्न नहीं है। यहाँ पे जो है इसका मतलब मिलियन है। तो 120 मिलियन टन राइस का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर अभी हो रहा है। मैंने कन्वर्जन किया तो काफ़ी आसानी से किया, 120 इंटू 10 की पावर 6 मिलियन का और 1000 kg, ये सब कुछ करके मैं आया 10 की पावर। तो ये 10 की पावर 9 जो होता है उसको हम 1 बिलियन लिख सकते हैं, जो कि आपस अपने आप में 100 करोड़ होता है। तो 12,000 करोड़ राइस का, 12,000 करोड़ kg राइस का प्रोडक्शन है। हमारी पॉपुलेशन को मैंने अप्रॉक्सीमेटली 120 करोड़ मान लिया है। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी राइस की निकल के आती है, ये आपको ज़्यादा कहीं पे दिखाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, बट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो राइस की निकल के आती है वो निकल के आएगी अराउंड 100 kg। क्योंकि करोड़ से करोड़ को आप कैंसिल कर देंगे, 120 का भाग यदि आप 12,000 में देते हैं तो निकल के आएगा 100। ओके, तो 100 kg आपका राइस का पर ईयर का, पर कैपिटा इंडिया के अंदर प्रोडक्शन आपको, इसको यदि मैं इसको मंथली कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको मैं 100 से डिवाइड कर सकता हूँ। आई कैन डिवाइड इट बाई 100, 100/12, तो अराउंड अराउंड, ठीक है, ये निकल के आता है 8 kg के अराउंड हम इसको मान सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 120 करोड़ की पॉपुलेशन मान ली जाए तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ राइस पर मंथ जो है वो 8 kg के अराउंड निकल के आती है। ठीक है, तो 8 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति मंथ भारत का प्रोडक्शन है। तो हम, आप देख पा रहे हो, मैं आगे और फिगर बता देता हूँ आपको। ये तो बात हो गई राइस की। ओके, दिस इज ऑल अबाउट राइस। यदि मैं आगे बात करूँ एक्चुअली में, तो आप इसको फिगर को याद रखें, 8 kg पर मंथ जो है राइस का प्रोडक्शन निकल के आ रहा है यहाँ पे। ओके, अब हम वेट की बात कर लेते हैं, गेहूं की बात कर लेते हैं, वेट की बात कर लेते हैं। वेट जो है वो निकल के आता है हमारा 110 मिलियन टन का, हमारा एनुअल प्रोडक्शन है वेट का। अभी मैंने एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया है, वो हम बता देंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारे बहुत ही कम है एक्चुअली में। फूड ग्रेन्स के एक्सपोर्ट इतने ज़्यादा नहीं है, मैं पूरे फिगर्स आपको बता दूंगा। तो 110 मिलियन टन अभी मैंने साथ ही साथ में लाइव स्टॉक के अंदर जो हम उनको खिलाने के लिए जो देते हैं, या फिर बायोडीजल में जो यूज में लेते हैं, वो कुछ भी मैं कैलकुलेट नहीं करके चल रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि एंटायरली जितना भी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो ह्यूमन कंजम्पशन में हम यूज में ले रहे हैं। बाद में हम सब कुछ फिगर आउट कर देंगे।
ओके, तो 110 मिलियन टन, तो अराउंड अराउंड 120 मिलियन टन के अराउंड ही आप इसको भी मान सकते हो। इट्स नॉट लाइक 10 मिलियन टन इतना बड़ा मार्जिनल डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है जब इतने बड़े स्केल्स की कैलकुलेशन को करने होंगे, तो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो 110 मिलियन टन, ठीक है, यहाँ पे मैं पल्स भी इंक्लूड कर लूँगा अभी, और पल्स के अंदर अभी हम काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी रफ्तार से हम पल्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं प्रोटीन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए। ऑयल सीड के ऊपर भी हम काफ़ी जा रहे हैं, क्योंकि ऑयल्स का भी हमारा इंपोर्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यदि पल्स की बात करते हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं वीट की। तो वीट की जब बात करेंगे, गेहूं की जब हम बात करेंगे, तो मैंने बताया आपको 110 मिलियन टन, 110 मिलियन टन, तो आप अप्रॉक्सीमेटली उसको भी करोगे तो इसके बराबर ही निकल के आएगा। तो 8 kg राइस था पर कैपिटा पर मंथ, 8 kg के अराउंड ही आपको अवेलेबिलिटी हो गई है किसकी, पर कैपिटा पर मंथ गेहूं की, वीट की, ठीक है। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं इसके बाद पल्स की, ठीक है। तो अभी पल्स का प्रोडक्शन लगभग 25 मिलियन टन है, जो जिसने की काफ़ी ड्रास्टिकल प्रोग्रेस की है। अभी कुछ टाइम पहले 3 4 5 7 साल पहले ये 16 17 मिलियन टन हुआ करता था, जो अभी 25 मिलियन टन पे पहुंच चुका है। तो काफ़ी अच्छा हमने प्रोग्रेस किया, गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिव दिया इसको, और हमारा टारगेट है अराउंड 35 या फिर 30 के अराउंड हमको पहुंचना है, क्योंकि अभी भी हम सेल्फ सफिशिएंट पल्स में नहीं हो पा रहे हैं। जितनी डिमांड है एक प्रोटीन डाइट के लिए पर कैपिटा, वो ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है ओके, अब मैं बता देता हूँ इसको। अब जब मैंने 110 को बोला तो इसको मैं डायरेक्ट 4 से डिवाइड करके सीधा कर लो पूरी कैलकुलेशन करने के बजाय। तो 110 का 4 तो 8 kg, तो लगभग 1.7 kg के आसपास आपका निकल के आएगा पर कैपिटा, 1.7 kg पर कैपिटा पल्स का प्रोडक्शन। मतलब एक व्यक्ति को जो दाल मिल रही है खाने के लिए पर मंथ, वो 1.7 kg मिल सकती है। बताया जाता है कि प्रोटीन की डिमांड को यदि आपको फुलफिल करना है तो अराउंड, यदि कोई इंसान में वेजिटेरियन है और प्रोटीन की ज़्यादा सोर्स नहीं है, फिर भी दाल उसको कंज्यूम करनी चाहिए लगभग 2 kg से ऊपर, ठीक है, पर मंथ, ताकि उसका एक प्रोटीन का जो जितनी भी रिक्वायरमेंट हो फुलफिल होती रहे। थोड़े बहुत प्रोटीन और कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं, तो मतलब इसको 30 मिलियन टन पर ले जाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक्चुअली में अवेलेबिलिटी 1.7 kg से भी कम हो जाती है। तो ये अब तक का जो मेजर चीज़ें हैं उनकी बात करी हमने। तो इसमें हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आया इन सब चीज़ों की बात करने के बाद, कि 8 kg राइस और ये वाला वीट लगभग इतना ही, ठीक है, और फिर पल्स फाइनली जाके, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये समझना होगा कि फूड ग्रेन्स में तो और भी चीज़ें आती हैं, ये मैं कुछ जो मेजर चीज़ें हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम कंट्री में इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और हमारी फूड हैबिट इतनी मोनोटोनस है। वो मोनोटोनस क्यों हो गई है, उनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन लाने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या सब कुछ है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो एक्चुअली में हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को देखना होगा, उससे पहले हम थोड़ा फूड ग्रेन, अब मैं आ रहा हूँ फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन से मेरा मतलब है, देखो ये चीज़ तो हमने देख ली कि लगभग 120 मिलियन टन तो आपका राइस ही हो गया, 110 मिलियन टन आपका वीट हो गया, और आपका 25 मिलियन टन आपका, मैं लिख देता हूँ राइस, वीट एंड पल्स। तो सीधा यही हो गया आपका। आई एम टॉकिंग अबाउट फूड ग्रेन्स, हॉर्टिकल्चर वगैरह की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मतलब फलों का उत्पादन वगैरह, वो सेकेंडरी चीज़ है, उसको भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अब इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मोटा अनाज होता है, लाइक बाजरा होता है, मक्का होता है, आपको पता है 23 क्रॉप्स के लिए CACP होता है, उसमें से एक जो होता है शुगर केन होता है। उसके अलावा बहुत सारी क्रॉप्स के लिए होता है, उसमें कॉमर्शियल क्रॉप्स भी हैं लाइक कॉटन वाटन, तो उनको हम हटा देते हैं। तो काफ़ी हद तक फिर भी लाइक मोटा अनाज की बात करेंगे, और भी चीज़ें जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का वगैरह, इन सबको यदि एंटायरली और कैलकुलेट कर लिया जाए, क्योंकि लगभग आपका 255 तो यहीं से चला जाता है, देखो 230 एंड 255। तो लेकिन एंटायर जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर है वो अराउंड 310 मिलियन टन है। तो बचे हुए जो भी गैप बचा हुआ है, जो 70 का, 60 का, 65 का मिलियन टन का, इसमें सब चीज़ें आ जाती है। जो मोटा अनाज जितना भी होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो बाजरे का होता है। बाजरे का प्रोडक्शन ठीक ठाक है हमारे यहाँ पे, या बाजरे का प्रोडक्शन ठीक ठाक है हमारे यहाँ पे। और अभी हम है जो इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं मोटे अनाज को, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो वैल्यू होती है उसकी वो काफ़ी अच्छी होती है, और ड्रॉट प्रॉन एरिया में भी जनरेट किया जा सकता है। वाटर गिजलिंग क्रॉप नहीं होती है, कम वाटर कंज्यूम करता है, तो इस वजह से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं एक्चुअली में, कि मोटा अनाज के ऊपर हम जाए। तो अब हमने ये सब कुछ देखा, तो 65 मिलियन टन में सब कुछ आ गया। अब मैं इसके भी यहाँ पे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, अब मैं राइस को अलग छोड़ूँ फिर वीट को, क्योंकि कोई इंसान राइस ज़्यादा कंज्यूम करता है, कोई वीट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग गाँव में मोटा अनाज काफ़ी कंज्यूम करते हैं। तो मैं पर कैपिटा फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी बता दूँ एक बार के लिए कंबाइंड वे में, तो मैं आप सीधा आपको बोल सकता हूँ 310 मिलियन टन, यहाँ से 120, इससे यदि इसको मैं कंपेयर करूँ तो सीधा मैं बोल सकता हूँ कि लगभग 22 kg फूड ग्रेन्स जो है आपके अवेलेबल हैं। 22 kg फूड ग्रेन्स अवेलेबल है पर कैपिटा पर मंथ। अब जानते हो आप कि आप काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को जानते हो कि जैसे एक इंसान की बात की जाए, ठीक है, अभी भी जो गवर्नमेंट हमको स्कीम में प्रोवाइड कर रही है, वीट प्रोवाइड किया जाता है जो गवर्नमेंट की स्कीम में, जिसमें हमको NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके अंदर
अभी जो बताया जाता है कि कोविड के टाइम पे 17 करोड़ लोगों को, और 17 करोड़ लोगों को नॉर्मली ऐसे कोविड के टाइम पे प्रोवाइड किया गया। तो पर कैपिटा 5 केजी गेहूँ उसमें दिया गया, 1 केजी दाल दी गई, ठीक है, और थोड़ा बहुत राइस दिया गया, मतलब सब चीज़ें चली। जनरली 5 केजी तो इंश्योर किया जाता है कि कितना तो दिया जाए। और हम आप काफ़ी आसान से जानते हैं कि काफ़ी इंसान, सिंगल इंसान यदि डेली का उसका फूड का कंजम्पशन देखा जाए तो हाँ, मुश्किल से मुश्किल उसका जो फूड का कंजम्पशन होता है, जैसे आप 5 केजी का या 10 केजी का आटे का कट्टा आप लेके आते हो, मतलब आटा लेके आते हो आप, तो अराउंड ये आपको, यदि आप सिंगल हो, अकेले हो आप, तो ये आपको मंथ को सफिशिएंट होता है एंटायर मंथ के लिए। और मैं बताता हूँ मंथ से भी ऊपर चला जाता है, तो मुश्किल से 7 से 8 केजी हम बोल सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लगभग आप मान लो 250 ग्राम जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन होता है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो इससे क्या निकल के आता है कि 22 मतलब किलोग्राम पर कैपिटा पीसी और फूड ग्रेन आपकी अवेलेबल है। और आप कंज्यूम जो कर रहे हो वो तो रिक्वायरमेंट तो 7 to 8 की ही है, ठीक है, केजी की पर कैपिटा पर मंथ। ये मैंने मंथ में ही निकाला है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सरप्लस में आप आ चुके हो। तो इससे मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि फूड प्रोडक्शन के अंदर इंडिया काफ़ी ज़्यादा सरप्लस के अंदर है राइट नाउ, ठीक है। हमें फूड स्कैरसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फूड स्कैरसिटी नहीं है, अभी न्यूट्रिएंट्स की स्कैरसिटी है। जो हम फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन के अंदर न्यूट्रिएंट्स की लेवल कम है। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों न्यूट्रिशनल लेवल इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है, उसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन भी हम थोड़ा देख लेते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो उसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसा रहा वो मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए हमें इंडिया की फ्रीडम के आसपास जाना होगा, जब आज़ाद हुआ इंडिया उसके आसपास हमें जाना होगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे हमारा फूड प्रोडक्शन, फॉर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, उस टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करती थी वो केवल 32 थी। फ्रीडम से कुछ टाइम पहले 32 लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडिया के अंदर, आप मानेंगे। और अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया के अंदर है वो अराउंड 68 है। तो कभी कोई बोले कि कितनी प्रोग्रेस इंडिया ने की, तो उसको आप ये फिगर्स बता सकते हो। ग्रीन रेवोल्यूशंस के बाद जो ने अभी फूड का जो सेल्फ सफिशिएंसी ग्रैब की है वो आप बता सकते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। 1950 जो था और 60s का जो टाइम था, उस टाइम पे क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं था, फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, यूरिया नहीं था, इस तरीके की सारी चीज़ें नहीं थी, नेचुरल फार्मिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग के साथ प्रॉब्लम होती है कि प्रोडक्शन डाउन होता है एक्चुअली। तो उस टाइम भी हमारा प्रोडक्शन जो था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन था। एक्चुअली की बात यही है कि प्रोडक्शन हमारा काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे डाउन था, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हमारा डाउन था। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बहुत कम थी और एक्चुअली में लोगों को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड भी नहीं मिल पाता था। उसके लिए मैं बता दूं, जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री बने, इतनी ज़्यादा फूड स्कैरसिटी थी कि उन्होंने खुद के परिवार का एक टाइम का भोजन उन्होंने खुद ने बंद किया, ठीक है। और या फिर वीक में एक टाइम बंद किया, उन्होंने कुछ ऐसा किया था। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में उन्होंने हल चलवाया, ठीक है। तो एक्चुअली में इस लेवल की फूड स्कैरसिटी थी, काफ़ी ज़्यादा फूड स्कैरसिटी थी उस टाइम पे। आपको पता है कोल्ड वॉर का टाइम था वो, हम NAM फॉलो कर रहे थे, मतलब हम किसी भी ग्रुप में इंक्लूड नहीं कर रहे थे अपने आप को, ठीक है। तो जब उस टाइम कोल्ड वॉर का टाइम था तो यहाँ एक तरफ से USSR, एक तरफ से अमेरिका अपने अपने फ्रंट में, अपने वाले धड़े में लेने के लिए, अपनी साइड लेने के लिए कंट्री को सपोर्ट किया करते थे। उस टाइम पे अमेरिका ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी फूड प्रोवाइड किया, ठीक है। और हमने एक्चुअली में फिर वहाँ पे साउथ अमेरिका में एक नॉर्मल बॉल हुआ करते थे, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पायनियर बोले जाते हैं, स्टार्टर बोले जाते हैं। तो वो हुआ करते थे। अब अमेरिका ने उनको इंडिया में भेजा, हमारे यहाँ पे MS स्वामीनाथन हुआ करते थे। दोनों लोगों ने कंबाइंड वे में काम किया और ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया के अंदर हम लेके आए। और ग्रीन रेवोल्यूशन की ही देन है कि आज हम फूड में सरप्लस हैं, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद टेक्नोलॉजी में काफ़ी परिवर्तन किया गया, साइंटिफिक वे में थोड़ी फार्मिंग की गई और जो इंटर क्रॉपिंग थी उसको बंद किया गया। अभी जो हम मोनोक्रॉपिंग का पैटर्न जो दिख रहे हैं वो उसी वजह से आया है, क्योंकि मोनोक्रॉपिंग में प्रोडक्शन बढ़ जाता है एक्चुअली में। तो मोनोक्रॉपिंग स्टार्ट की गई, वही कल्चर लगातार फॉलो आ रहा है, होता हुआ आ रहा है। और हम अभी इस लेवल को अचीव कर चुके हैं कि फूड के अंदर हमारे यहाँ पे स्कैरसिटी नहीं रही है, फूड प्रोडक्शन काफ़ी सफिशिएंट है, जो मैंने आपको फिगर्स के थ्रू बता भी दिया है। ये मैंने केवल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन की बात की है, हॉर्टिकल्चर में भी हम काफ़ी ठीक ठाक है, हम काफ़ी एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं। अब यहाँ पे ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन रहा कि हम साउथ अमेरिका के नॉर्मल बोल लोग ने हमारे MS स्वामीनाथन की हेल्प की, क्योंकि अमेरिका चाहता था, अमेरिका ने सपोर्ट किया। क्यों चाहता था? क्योंकि हमारे अपने फ्रंट में मिलाने के लिए चाहता था। उस टाइम हर कोई इसी वजह से सपोर्ट किया करता था। बाद में फिर अमेरिका के साथ रिलेशन खराब भी हो गए थे 1971 के वॉर के टाइम में, पता है, ओके। और USSR ने भी हमें हैवी इंडस्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश करने, सब चीज़ों के अंदर काफ़ी हेल्प की है। हमारा एवरग्रीन फ्रंट रहा है USSR। अभी रशिया है जो, ठीक है, काफ़ी डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम वहाँ से करते हैं, हालांकि अभी डाउन होता जा रहा है काफ़ी हद तक। तो ये सब हिस्टोरिकल इवोल्यूशन रहा। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, फूड में हम काफ़ी अमाउंट में सरप्लस हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है डिमांड टाइम की, देखो फूड सरप्लस हम हो चुके हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट है हम, ठीक है, पोषक तत्वों की कमी है एक्चुअली में। तो अभी थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है, जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह की तरफ थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की वगैरह शिफ्ट हो रहे हैं, तो ठीक है, वो पॉसिबल थोड़ा बहुत है, क्योंकि हम फूड
सफिशिएंसी को अचीव कर चुके हैं। अब देखो एक्सपोर्ट की बात आती है तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता है। बताया जाता है कि राइस का जो होता है वो सबसे ज़्यादा, मतलब अपेडा के अकॉर्डिंग, जो कि एग्रीकल्चर की अपेडा एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ पे प्रमोशन के लिए, तो अपेडा के अनुसार हमारा जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है फूड का, उसमें राइस का एक्सपोर्ट होता है, और राइस अराउंड अराउंड 400 बिलियन का एक्सपोर्ट हमको देके जाता है। 400 बिलियन मतलब 40,000 करोड़। पूरा हमारा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट जो है 70,000 करोड़ का है लगभग अराउंड, ठीक है। अब मैं अमाउंट में बता दूं तो राइस का एक्सपोर्ट हमारा जो होता है मुश्किल से आई थिंक 10 से 11 मिलियन टन राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं फिर फ्रॉम एंटायर राइस, जो हम 120 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाँ एक्सपोर्ट नहीं है। और यदि वीट की बात करें तो वो तो बहुत बहुत ही कम है अभी, 0.5 मिलियन टन एंड लाइक दैट, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कमर्शियली वाइबल नहीं हो पाता है, विजिबली नहीं हो पाता है। मतलब इसको एक्सपोर्ट करने का जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो वैल्यू हम वापस लेके आएंगे उससे, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने देखा कि किस तरीके का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन रहा, अभी प्रोडक्शन की लेवल क्या है, किस लेवल पे हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। अभी जो रिक्वायरमेंट है वो आ गई है अब डाइवर्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम सफिशिएंसी अचीव कर चुके हैं। तो अब जो बचा हुआ फूड है, अभी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर हम चल रहे हैं, तो हम जैसे बायोफ्यूल्स के अंदर भी जो बचा हुआ कुछ जो चीज़ें हैं उनको यूज में लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसको मैं बता दूँ आपको कि अब 7 से 8 तो हमने यूज में ले लिया, बचा हुआ कहाँ जाएगा? तो लाइव स्टॉक होता है हमारा, उनको भी फीड किया जाता है काफ़ी ज़्यादा, उनको भी फीड के लिए इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक मक्का वक्का को तो आप जानते हो कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यूज में लिया जाता है, उसके अलावा भी सब चीज़ों को यूज में लिया जाता है। तो लाइव स्टॉक जो है, लाइव स्टॉक के बारे में बता दूँ आपको, 55 करोड़ इंडिया के अंदर भी लाइव स्टॉक है, मतलब मवेशी। यहाँ पे हम उनको काउंट नहीं कर रहे हैं, मवेशी को काउंट कर रहे हैं जनरली, जैसे गाय भैंस बकरी ऊँट, ये सब चीज़ें जो होंगी वो आपके लाइव स्टॉक में काउंट हो जाएंगी, लाइव स्टॉक, ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को। और लाइक हम बात करेंगे मुर्गियों की बात करेंगे तो वो तो काउंट नहीं होगी लाइव स्टॉक में, वो बिल्कुल अलग है ना। तो मुर्गियाँ इसमें शामिल नहीं है। 55 करोड़ का लाइव स्टॉक है हमारे पास, मतलब गाय भैंस बकरी ऊँट वगैरह सबकी बात की जाए तो 55 करोड़ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे याद आ रही है, मेरे दिमाग में आ रही है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये 55 करोड़ का जो लाइव स्टॉक है ये भी हमारे लिए बर्डन है, ठीक है। इसे भी हमें मिनिमाइज करना होगा। कैसे बर्डन है, क्यों बर्डन है, क्या है इसके पीछे का रीजन? एक काऊ जो होती है, गाय जो होती है, वो एक कार के बराबर होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। आप बोलोगे कि कैसे एक कार के बराबर एक काऊ होती है? एक काऊ जितना ग्रीन हाउस गैस का, एक काऊ जितना ग्रीन हाउस गैस रिलीज करती है, मीथेन जो रिलीज करती है, ठीक है, उनके अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, फिर जो अपना एक्सक्रीटा वो निकालते हैं, तो उसमें से जो मीथेन रिलीज होता है वो एक कार से रिलीज होने वाले मीथेन के बराबर होता है। तो इस तरीके से एक काऊ एक कार के बराबर है, ग्रीन हाउस गैस निकाल रही है, मीथेन निकाल रही है। और आप पता है आपको कि सब चीज़ आपस में कनेक्टेड है। इससे एनवायरनमेंट चेंज होगा, एनवायरनमेंट चेंज होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अनाज हमारा जल्दी पकने लग जाएगा, और अनाज जल्दी पकने लग जाएगा तो फूड स्कैर्सिटी फिर से आ जाएगी, लिवेबल एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। वायरस निकलने लगेंगे और हम प्लेनेट पर लिवेबल नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो सस्टेनेबल बनाने के लिए इस प्लेनेट को जरूरी है बहुत सारी चीज़ें किए जाना, इसमें से एक है कि लाइव स्टॉक को भी हम कम करें। इसके लिए इनका पर्पज़ क्या होता है रेयरिंग का? 2-3 पर्पज़ होते हैं। एक तो हमको मिल्क वगैरह प्रोडक्शन वगैरह, दूसरा जो पर्पज़ होता है वही मीट वगैरह के लिए, ठीक है, रेयरिंग वगैरह इनकी की जाती है। तो इसके लिए अभी कल्चर्ड मीट की बात आ रही है, कल्चर्ड मीट की बात आ रही है, या लैब वाली मीट की बात आ रही है। इसमें क्या होगा, आप स्टेम सेल निकाल लोगे, आप बहुत ज़्यादा नहीं रखो इस अमाउंट को, केवल रखो 25 करोड़ के आसपास, ठीक है। जो मिल्चिंग वगैरह वाले जो काउज वगैरह हैं, जो मिल्क वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है उनको रखो आप, उसके अलावा बहुत ज़्यादा मीट वगैरह के लिए आप इनको मत रखो, आप केवल रखो बहुत कम अमाउंट में, और आप उससे स्टेम सेल निकालो, उससे आप फिर लेबोरेटरी में जाके मीट बना सकते हो, उसको ग्रो कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, और उस स्टेम सेल से, और फिर आप कल्चर मीट जिसे बोलते हैं लेबोरेटरी वाला मीट वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इससे आप जो ग्रीन हाउस गैस ये रिलीज कर रहे हैं इससे बच जाओगे काफ़ी हद तक, और बहुत ज़्यादा फूड वगैरह को इनको खिलाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, दोनों तरीके की चीज़ें सेव हो जाएंगी। जरूरी क्यों है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को बदलना है, तो ये तो इंश्योर करना होगा कि कम से कम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो। पैडी फील्ड्स जो होती हैं मोस्ट रेस्पॉन्सिबल हैं, पैडी फील्ड्स जो होती हैं CH4 के इमिशन के लिए, मेथेन के लिए इमिशन के लिए, क्योंकि पूरी तरह से पानी से भरी हुई होती है, एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा इमिशन होता है, रेयरिंग से जो मिल्चिंग काउ ये जितने भी लाइव स्टॉक है उससे बहुत ज़्यादा आपका मीथेन निकलता है। इन चीज़ों को कम किए जाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एक्चुअली में। थोड़ा और हम इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं अभी। तो मैंने बता दिया, एक गाय जो है, एक काऊ जो है, एक कार के बराबर है अपने आप में, 1 काऊ इक्वल्स टू 1 कार, ओके। तो इस वजह से 55 करोड़ जो मवेशी हैं इनको कम किए जाने की रिक्वायरमेंट है। कल्चर मीट का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। एक कुछ कल्चर मीट का, सॉरी ये लेबोरेटरी वाली मीट इसको हम बोलेंगे, लैब मीट का मतलब स्टेम से निकाल के उसको ग्रो करके देना, आप इस तरह से चीज़ों को करते हैं। अब इंडिया जो है, एक और आपके इंडिया के बारे में बता दूँ, इंडिया जो है इंडिया है वो एक वाटर एक्सपोर्टर कंट्री है, वाटर एक्सपोर्टर कंट्री है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं ना, जितना भी फूड ग्रेन्स का हम जो एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा नहीं है, 70,000 करोड़ का ही है, और जो इंपोर्ट करता है उसमें जो है पानी ज़्यादा कंज्यूम करने वाली फसलों को ग्रो करके हम एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो ये गलत चीज़ है, हम वाटर एक्सपोर्टर है, हम नेट वाटर एक्सपोर्टर ये नहीं होना चाहिए जब इतना कम अवेलेबिलिटी वाटर की हमारे यहाँ पे है।
लगातार। अब थोड़ा और मैं बता दूं कि काफ़ी तेज़ी से वाटर लेवल डाउन हो रहा है इंडिया के अंदर, हुआ है काफ़ी पिछले 10-12 साल के अंदर, जब बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में, जब बहुत ज़्यादा ही ह्यूज अमाउंट में कंज्यूम किया गया है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पानी को निकाला गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पानी को निकालने की वजह से वाटर लेवल बहुत डाउन हुआ है। एक्चुअली में आप यदि वाटर एक्सपोर्टर कंट्री हो, मतलब जो आप सेल कर रहे हो, एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हो, उसमें वाटर ज़्यादा यूज में आ रहा है एज कम्पेयर टू इम्पोर्टर की, तो ये तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, उसके बाद हम कुछ और इंटरेस्टिंग बात कर लें यदि, तो हम वाटर एक्सपोर्टर हैं नेट, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब वाटर एक्सपोर्टर हो गए। अगली यदि हम बात करें फूड ग्रेन्स, अभी मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, फूड ग्रेन्स। ओके, ठीक है, तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में देख लिया। अभी मोनोटोनस जो चल रहा है सब कुछ, क्यों चल रहा है मोनोटोनस? 1967 हिस्टोरिकल एवोल्यूशन मोनोटोनस इसलिए चल रहा है क्योंकि एक वहीं से हमको मिला है एक्चुअली में, ग्रीन रेवोल्यूशन से, उसी को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट है कि हम डाइवर्सिफिकेशन लेके आए, इनोवेशन लेके आए, कुछ ऐसा प्रोडक्शन करें जो प्रोडक्शन की मतलब बहुत कम लेवल पे हो रहा है, इतना ज़्यादा वो प्रोडक्शन जो कि नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हम करें, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लाके हुए अपने मार्केट को इस तरह से इवॉल्व करें इंटरनेशनल कि हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ ऐसी चीज़ों का जो कि डिमांड जिसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा है और हाई कॉस्ट है। तो एड वैल्यू वगैरह करके, डाइवर्सिफिकेशन करके, नई चीज़ों का प्रोडक्शन करके, ठीक है, काफ़ी लोग अलग अलग स्टार्टअप्स के साथ आ रहे हैं, उसमें इनोवेटिव वे में वो बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मशरूम वगैरह उगा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह कैसा अलग टाइप का क्लाइमेट बना के, तो वैसा वैसा कुछ अब इनोवेटिव किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी फूड स्कैसिटी की वो तो रिजॉल्व हो चुकी है एक्चुअली में। ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह भी किए जाने की जरूरत है, लेकिन मैं बता दूं बहुत ज़्यादा लेवल पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का यही होता है कि प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। थोड़ा बहुत हद तक हम अभी इसको फेस कर सकते हैं क्योंकि हम काफ़ी सफिशिएंट है। बायोफ्यूल्स के अंदर इसका डाइवर्सिफिकेशन किया जाना है, हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी आ चुकी है, तो हम इसमें बायोफ्यूल में बायो से जो फ्यूल बन रहा है उसको हम मतलब कि यूज में लेने वाले हैं, तो वहाँ पे भी ये फूड हमारा जाने वाला है, तो ठीक है, वो भी ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही पहले थोड़ा हम यूएनसीसीडी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यूएनसीसीडी कहाँ से निकला है? रियो समिट से निकला है। एक्चुअली में 3 कन्वेंशंस निकले थे 1992 की, जो रियो समिट ब्राजील के अंदर हुई थी, वहाँ से एनवायरमेंट वाली समिट थी, और वहाँ से 3 कंसेप्ट निकले हैं। एक आपका यूएनसीसीडी निकला, एक यूएनसीबीडी निकला, यूएनएफसीसीडी निकला। कभी मैं अच्छे से इन सब चीज़ों का एक्सप्लेन आपको कर दूंगा, बट यूएनसीसीडी की भी बात कर लेते हैं क्योंकि हम प्रोडक्शन वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। यूएनसीबीडी जो होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, थोड़ी इसको बाद में देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में जो है यूएनएफसीसीडी है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कुछ ऐसा ही है, ठीक है, एक सी का मतलब और कुछ है, तो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये आपका यूएनएफसीसीडी हो जाता है। इन सब चीज़ों की बाद में बात करेंगे, ये भी सब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं यूएनसीसीडी की, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एक्चुअल में डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड कन्वेंशन है ये, ठीक है। तो डिजर्टिफिकेशन जो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए ये वाली कन्वेंशन है एक्चुअली में यूएनसीसीडी जो है। इसमें जो वर्ल्ड का टारगेट है वो 2030 तक का है, अराउंड 350 मिलियन हेक्टेयर जो आपका लैंड है उसको कम करना है, और इंडिया ने अपनी टारगेट को रिवाइज करके 26 मिलियन हेक्टेयर का हमको जो है हमारा जो पूरा डिजर्टिफिकेशन है उसको कम करना है। तो वहाँ पे हमको उसको उस इलाके को पूरा ग्रीन बनाना है। लाइक अभी हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो जहाँ इंदिरा गांधी नहर है, उसने आके काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है एनवायरमेंट को, ऐसे ही हमारा इंटेंशन है कि ग्रीनरी बढ़ा के हम इस तरीके की चीज़ों को करेंगे एक्चुअली में। अब मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एक स्कीम है उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ थोड़ा। रुको स्कीम है, काफ़ी ज़्यादा 2019 के आसपास लाइमलाइट में रही थी, अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है कोविड के रीजंस की वजह से। इसमें कुछ हम बात करते हैं, रुको स्कीम है पर क्या, रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल, मतलब जो आपका कुकिंग ऑयल है, जैसे आप कुकिंग कर रहे हो जनरली कॉमर्शियली जो कुकिंग होती है, जितना भी समोसे वगैरह बनाए जाते हैं एक्चुअली जो शॉप्स होती हैं इंस्टॉल, नॉट कॉमर्शियल बट बाहर जो जनरली लोग सेल करते हैं, वहाँ ये वाली बात आ रही है। जनरली जो ठेले होते हैं, आपकी जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे आपको समोसा ऐसे मतलब कि डीप फ्राइड फूड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बाद जो ऑयल बचता है एक्चुअली में वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोग मल्टीपल टाइम्स उस ऑयल को यूज में लेते रहते हैं बार बार, और बोला जाता है कि यदि किसी ऑयल को 3 बार से ज़्यादा आप गर्म कर लेते हो तो उसमें टीपीसी जो होते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रांसपोलर कंपाउंड, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि टीपीसी 25% से ज़्यादा हो गए तो वो कार्सियोजेनिक हो जाता है, ठीक है। एज वेल एज बार बार गर्म करने से बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं एक फिगर आपको बता दूं कि अभी हम इतना ज़्यादा प्रॉन हैं, इतना ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इतने ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, किसको लेके? हार्ट अटैक को लेके। मतलब कि हमारे यहाँ पे हार्ट वाली जो डिजीज है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, और इस वजह से यहाँ पे हमारे और हम वल्नरेबल भी हैं, जो साउथ इंडियन लोग, साउथ एशियन लोग हैं, हार्ट अटैक को लेकर। तो बताया जा रहा है कि राइट नाउ बहुत ही तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है, और अभी जो है अल्कोहल एंड जो सिगरेट होती है उसके कंजम्पशन से मरने वाले लोगों की संख्या से उन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से बढ़ रहे हैं, लाइक हार्ट अटैक वगैरह, और आप आपके आसपास भी चीज़ को काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है एक्चुअली में, इसका भी थोड़ा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में बता देता हूँ। तो हुआ क्या था, एक वनस्पति घी का कंसेप्ट होता है, आपने सबने सुना होगा। हुआ क्या था, 1990s में वनस्पति घी काफ़ी प्रोमिनेंट में आया था, स्टार्टिंग हुई वहाँ से। इसमें होता क्या है कि जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको डीप उबाला जाता है, बहुत तेज़ी से बॉईल किया जाता है, उसमें से जो एक्सट्रैक्ट होता है वो ऑयल होता है, वो ऑयल पानी के अंदर मिल जाता है, फिर वो ऑयल जो होता है पानी के अंदर मिलके और फिर कंबाइंड होकर वही आपका वनस्पति घी बन जाता है,
तो स्टार्टिंग में लोगों ने इसको बहुत कंज्यूम किया। लोगों को ऐसा लगता था कि वनस्पति घी है, वनस्पति से बनाया, अच्छा होगा, हेल्दी होगा, फाइन होगा। एक्चुअली में वनस्पति से बनाया, लेकिन इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा फ्राइंग वगैरह, इतना ज़्यादा ऑयल को गर्म वगैरह करने का जो प्रोसेस है वो इसको काफ़ी ज़्यादा फैटल बना देता है, घातक बना देता है। और वनस्पति घी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल बहुत ज़्यादा होती है, और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको 2000 से लेकर 2011-12 तक बहुत कंज्यूम किया, अभी भी कंज्यूम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अवेयरनेस करने की जरूरत है। और इसमें बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और भी बहुत सारी फूड हैबिट्स लाइक डीप फ्रीजिंग फूड, मतलब कि फ्राइड फूड्स खाना, उसके अलावा इस तरीके की चीज़ों की वजह से, और एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो पहले के लोग किया करते थे, उन सब की वजह से भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए एक प्रोएक्टिव एक्शन के तौर पे, प्रोएक्टिव एक्शन तो क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट को काफ़ी फंडिंग देनी होती है। अभी एबीपी, मैंने अपने मेरे पुराने लेक्चर में आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात की है। मैंने बताया कि तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम पोस्ट हेल्थ केयर दें, उससे पहले प्री हेल्थ केयर दे दें, हम लोग पहले ही सावधान कर दें, लोगों को पहले ही अवेयर कर दें, लोगों को पहले ही बीमार होने से रोक ले, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा जो हेल्थ केयर पे लगता है वो बच जाएगा ना। उसी के पर्पज से कोई स्कीम आई है। तो इसमें क्या होगा, इसका लेआउट कुछ इस तरीके का होगा, इसका प्लान कुछ इस तरीके का है कि गवर्नमेंट एजेंसीज आपको जितनी भी आपकी कॉमर्शियल शॉप्स वगैरह को सुबह ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, जितनी डिमांड होती है उस हिसाब से ऑयल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। शाम के टाइम के इवनिंग पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाएंगे लोगों को, शाम के टाइम पे इवनिंग के टाइम पे उसी ऑयल को कलेक्ट किया जाएगा। उनको एक फिक्स सा रेशियो पता होगा कि यदि 10 केजी ऑयल हम देते हैं किसी को, तो उसके बाद इतना 3 बार उसको गर्म करते हुए ये लोग यूज में लेते हैं, तो इतना बच जाता है। उसको वो दोबारा ग्रैब करेंगे, उससे बना जाएगा टरबाइन फ्यूल, और उन लोगों को न्यू ऑयल दिया जाएगा ताकि वो लोग मतलब इंकरेज रहें देने के लिए। ठीक है, और फिर इस तरीके से उसको न्यू ऑयल देते हुए और पुराना ऑयल ले लेते हुए इन तरीके की चीज़ों को से रोका जाएगा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा वो एक ही चीज़ को 3 से ज़्यादा बार गर्म करते हैं या फिर ऐसे इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर अवेयरनेस फैलाया जाना जरूरी है। आप भी थोड़ी अवेयरनेस फैलाइए इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, इसके बाद भी बहुत जैसे फिट इंडिया, ईट हेल्दी इंडिया एंड डिफरेंट सब कैंपेन चल रहे हैं। उसके अलावा हमको 3 चीज़ों का कंजम्पशन कम करना है। ये बोला जा रहा है कि 3 चीज़, सॉल्ट का कंजम्पशन कम करना है, ऑयल का कंजम्पशन कम करना है, सॉल्ट, ऑयल एंड शुगर, इनका कंजम्पशन को यदि हम हाफ कर लेंगे तो काफ़ी डिजीज से हम ऐसे भी बच जाएंगे। तो ये भी बताया जा रहा है एक्चुअली में। तो ये जो सब कुछ है वो रुको स्कीम जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक स्कीम है। अभी बताने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में हम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये पूरा हमारा अटैच एक टॉपिक जो रहा, ये पूरा एग्रीकल्चर से लिंक रहा। अभी एक टॉपिक और है सोलर वाला, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाने वाला है। तो थैंक यू, आगे हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।